सरकार के आखिरी बजट में हाउसिंग सेक्टर को क्या कुछ मिला। दरअसल ये वो सेक्टर है जिसे सरकार की नोटबंदी और जीएसटी के फैसले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पूरे हाउसिंग सेक्टर में एक तरह का ठहराव सा था। इस बार के बजट में सरकार ने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए 3 बड़ी बातें की हैं। पहली बड़ी बात यह है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत पहले आप एक ही मकान में निवेश कर सकते थे, अब आप 2 मकानों में कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास 2 घर हैं तो आपको दूसरे मकान के लिए जो नोशनल रेंट देना होता था अब नहीं देना पड़ेगा। साथ में सरकार ने इशारा किया है कि हाउसिंग सेक्टर को जीएसटी में बड़ी राहत दी जा सकती है। इस सेक्टर में टैक्स स्लैब की 18% की दर को 12% किया जा सकता है, इशारा किया है। मतलब ये 3 बड़ी बातें रियल सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इस सेक्टर को 2018 में ऑफिशियली डेड कुछ एक्सपर्ट्स ने करार दे दिया था। ऐसे में रोटी, कपड़ा और मकान मिडिल क्लास की जरूरत है, उसके लिए क्या कुछ कहा है पहले वो देखिए। इनकम टैक्स के क्षेत्र में जो 1.5 लाख रुपए तक ब्याज की छूट मिलती थी कोई घर खरीदे, उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया। जो स्पेसिफाइड सेविंग्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड में पैसा निवेश करते थे हमारे मध्यम वर्गीय लोग खासतौर पे, उसकी छूट को 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया था। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले बजट में 40,000 रुपए का इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे कई सारे योजनाएं सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ देने वाली गत 4 वर्षों में तय की थी। जो 2.5 से 5 लाख रुपए का वर्ग है, टैक्स पेयर वर्ग, उनकी भी टैक्स रेट को 10% से घटा के 5% किया गया था। इन सबको मद्देनजर रखते लगभग हर करदाता को, मध्यम वर्गीय खासतौर पे करदाता को लाभ देने का काम इस सरकार ने लगातार किया है। तो रोटी, कपड़ा, मकान एक आम आदमी की जरूरत होती है। ऐसे में सर पर छत, एक अदद आशियाना हर इंसान चाहता है। उस सेक्टर के लिए क्या कुछ किया गया है इस बजट में और आपके लिए क्या आसानियां हुई हैं वो आपको समझाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। तारुफ करा देती हूं आपका, विनीत गोयनका साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता है, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शॉर्टली जुड़ेंगे। साथ ही साथ राम प्रताप सिंह जो कि एसपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। सचिन गोयल जी जाने माने सीए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर प्रशांत सोलोमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ऑनरेबल ट्रेजरर हैं क्रेडाई एनसीआर के। साथ ही साथ अजीत मंडोला जी पॉलिटिकल एडिटर हैं इंडिया न्यूज रीजनल के। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, सचिन गोयल की, पहले आप बता दीजिए कि ये जो बजट है, हाउ इज द जोश अगर पूछा जाए तो मकान जिनके पास 2 हैं या रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जिसे ऑफिशियली डेड करार दे दिया गया था, उसमें जोश भरने के लिए ये बूस्टर डोज काफी है क्या? जी, कोशिश तो की गई है अभी, लेकिन जीएसटी में कुछ अगर अमेंडमेंट आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी इनकम टैक्स में जो कर सकते थे वो इन्होंने किया है। इनकम टैक्स में जैसे सेक्शन 54 इन्होंने एक चेंज किया है। उसमें क्या होता था पहले कि अगर कैपिटल गेन है किसी घर को बेचने के बाद तो वो इन्वेस्ट करने के लिए एक घर की ऑप्शन थी कि एक घर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इन्होंने अब 2 घर में उसकी परमिशन दे दी है। 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है, आप 2 घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। 54 सेक्शन 54 में जो चेंजेस किए हैं। दूसरा एक इन्होंने चेंज किया है हाउस रेंट, जो नोशनल रेंट था, अगर किसी आदमी के पास 1 से ज्यादा घर हैं तो दूसरे घर पे उसको नोशनल रेंट मतलब कि जो उस मार्केट रेट पे जो रेंट मिल सकता है, हालांकि कमाया नहीं है लेकिन मिल सकता है, उस पर उसको टैक्स देना पड़ता था। तो वो लिमिट बढ़ा के अब आम आदमी की भाषा में समझते हैं, हमें सेक्शन नहीं समझ में आता है। मुझे बताइए कि अगर मेरे पास 2 घर हैं तो दूसरे घर का हमें भले ही वो ऑक्यूपाई ना हो, किसी काम का ना हो, लेकिन हमें रेंट देना पड़ता था, वो अब नहीं देना पड़ेगा। रेंट पे टैक्स, हाँ, जो उसका रेंट मिल सकता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, वो नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा ये कैपिटल गेन्स टैक्स की जो आपने बात बताई, वो क्या है कि हमारे पास अगर 2 घर होंगे तो उसके बाद मतलब हम अगर बेचते हैं एक घर की बजाय उसके 2 घर डिवाइड कर देते, जैसे कोई पिता है वो अपने 2 बेटों के लिए घर खरीद लेते, तो ऐसा एक घर बेच के तो हमें नहीं देना पड़ेगा। जी, इसका मैं समझाता हूँ। अभी किसी के पास मान लीजिए एक घर है, वो बेच के उसको इन्वेस्ट करता था, पहले उसको इन्वेस्ट करना पड़ता था एक घर के अंदर, मैक्सिमम एक घर में इन्वेस्ट कर सकता था वो, तभी उसको छूट मिलती। लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 2 घर तक कर दी गई है। अब एक आदमी घर बेच के 2 घर में इन्वेस्ट कर सकता है तो उसको छूट मिलेगी। तो ये 2 करोड़ तक की कैपिटल गेन पर जीवन में केवल एक बार यूज किया जा सकता है, लेकिन ये वेलकम स्टेप है। मतलब जो भी चेंज कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेंगे? आपको लगता है ये काफी?
अच्छा, वो मुझे लगता है माइक लगने में थोड़ी सी दिक्कत है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ विवेक गोयनका जी जुड़ गए हैं। विवेक गोयनका जी, आपसे तो पूछना चाहिए कि अब 5 साल तक अच्छे दिन आप वादा किया हुआ था, अब जाते जाते अच्छे दिन, जो छठा बजट भी लोग कह रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई अब ये टू लिटिल टू लेट वाला मामला लग रहा है। पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि अगर हमने देखा तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये गत 17 साल में जो 5 साल के बहुत ही अच्छे गए। पहले फंडामेंटल चेंज किए, यानी मूलभूत सुविधाओं को देने की बात की, वहां पे खड़ा किया, और आज जो है उसका बेनिफिट जो मिल रहा है, उसका जो फल मिल रहा है, हम सबको मिल रहे हैं। 1,12,000 किलोमीटर बना है लास्ट 4 साल के अंदर, जिसके कारण वहां पे प्रगति भी हुई है। दूसरी बात बता दूं कि 17 टैक्सेस पे करते थे। जो दुकानदार थे, खुदरा दुकानदार भी थे, उनके पास 17 इंस्पेक्टर आते थे। वो काम कम करते थे ज्यादा इंस्पेक्टरों से और उस तरह के लोगों से बात करते थे। लेकिन अभी एक जीएसटी आने के कारण 17 टैक्स निकल गए, तो उनका काम के ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है। दूसरी बात जो है, आज अगर आपने सुना होगा तो मुख्य वित्त मंत्री जी ने कहा, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई एसएससी और ऑफिसर इनकी बात ना हो। आज तक क्या होता था कि ऑफिसर मिलता था, वो दबाव लाता था और कहीं ना कहीं पे तो करप्शन होता था। अब जो होगा वो है एक सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू होगा, उसके कारण किसी भी ऑफिसर को एसएससी से मिलने का जो होगा वो बहुत ही कम चांस मिलेगा और करप्शन कम हो जाएगा। इसके कारण यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं उनको फायदा होगा। विनीत जी, आप समझिए कि आम जनता को समझाने के लिए हम सेक्टोरल अगर डिवीजन कर दें चर्चा का, ताकि लोगों को समझ में आ सके, किसानों को समझ में आए, आम इंसान को समझ में आए, तो हम रियल एस्टेट सेक्टर से इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं। और इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो 2-3 कदम उठाए गए हैं, वो सेक्टर जो, क्योंकि आपने अभी नोटबंदी का, जीएसटी का जिक्र किया, ये दोनों जो बड़े गेम चेंजर कदम बताए गए थे, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस सेक्टर का। ऐसे में ये जो बूस्टर डोज है, वो कहते हैं ना कि लम्हों की खता थी और सदियों को भुगतना पड़ा, तो ये वो मामला है। क्या ये काफी है अपने आप में इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए? सवाल बड़ा सिंपल है। आपने देखा होगा कि आजकल जो नौकरियां मिल रही, खास करके आईटी है या कॉल सेंटर से, इस तरह के जो जॉब्स होते हैं, इसमें कई बार परिवार में 2 जगह रहना पड़ता है, 2 घर होते थे, और उसकी जब इनकम होती थी वो एक ही जगह पे होती थी, और उसको जो है दूसरे घर के लिए नॉशनल रेंट, यानी घर भाड़े पे नहीं दिया है, पिता रहता होगा, भाई रहता होगा, बहन रहती होगी, लेकिन सिर्फ इसका नॉशनल रेंट पकड़ा जाता था। और ये जो 17-80 साल तक वो जो इसका इनकम टैक्स भर रहा था, उसका जो नॉशनल टैक्स भर रहा था, उसके ऊपर पेन था, आज वो निकाल दिया गया है, और उसके कारण मिडिल क्लास को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। मैं इसको ना 4P वाला बजट कहता हूँ। पहला है कि पेई वाला बजट है, यानी जो इनकम टैक्स पे करते थे, ऐसे 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, तो उनके ऊपर से टैक्स का भार निकल गया। 6.5 लाख जो कमाता है, उसने अगर ठीक से इन्वेस्टमेंट किया तो उसको जरूर टैक्स नहीं लगेगा, और 5 लाख तक के जो टैक्स पेयर्स है उसको तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं है। दूसरा पी है वो पीजन, यानी फार्मर, किसान वाला है। ये 12 करोड़ फार्मर्स को इसका फायदा होगा, क्योंकि उसको जो है महीने के 500 रुपए, सालाना 6,000 रुपए जो है उस मार्जिनल फार्मर को मिलेगा। राहुल गांधी ने कह दिया कि 17 रुपए हर रोज अगर एक किसान को मिलता है तो मजाक है उसके साथ। नहीं, राहुल गांधी जी खुद ही एक मजा था उसके, उनके ऊपर मैं क्या बोलूंगी। अब तीसरी बात जो है, तीसरा जो पी है वो है पेंशनर्स का है, कि जो दुकानदार था, छोटा जो ठेला लगाता था, रेडी लगाता था, जो रिक्शा चलाता था, घर में काम करने वाले जो हमारे हेल्प है, इन लोगों को पेंशन नहीं होता था, और बुढ़ापे के अंदर उनकी सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। मुझे बड़ी दुख होता है कि दिल्ली के बड़े बड़े बिल्डिंगों में वॉचमैन जो होते हैं वो 70 साल 75 साल के लोग होते हैं, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं, तो उनको एक पेंशन मिलेगा। इस तरह से जो 3 पी है, इसका पुश, चौथा जो पी है वो पुश मिलेगा इकोनॉमी को। ठीक है, पुश मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर को। क्या प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो बजट आया है, इस पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसको वेलकम करती है, क्योंकि इसके अंदर कई चीजें हैं जो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे आपने पहले भी बात की है, जो रेंट की बात है, कि वो नोशनल रेंट जो है वो कुछ एक्सटेंड कर दिया गया है, बोथ फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज फॉर डेवलपर्स। पहले जैसे रियल एस्टेट, अगर आपके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है तो उस पर भी एक नोशनल टैक्स लगाया जाता था, वो 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2020। और इसके अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, उसके लिए काफी बेनिफिट है, बिकॉज उसमें जो एग्जेम्पशन मिल रहा था अंडर सेक्शन 80I BA, उसको भी 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अंदर जो ओवरऑल अगर आप देखें, जो इसका बजट जो एग्जेम्पशन बढ़ाया गया है जनरल कैटेगरी में अप टू 5 lakhs, एक्चुअली इफेक्टिवली अप टू 6.5 lakhs per annum, दैट विल ऑल्सो बेनिफिट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। वो एक सवाल जो मैंने विनीत जी से भी यहाँ पे किया था कि लम्हों ने खता की और सदियों को भुगतना पड़ा, तो सवाल ये उसमें खड़ा हो जाता है कि ये सेक्टर बहुत बैडली बीटन सेक्टर है आज की तारीख में। ऐसे में ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं, इसका कब तक आपको असर दिखने को मिलेगा? देखिए, इसके असर जो है, ये इसके असर में अभी टाइम लगेगा। इसमें
अगर हमें एक्चुअल चेंजेस लाने हैं इसमें इंडस्ट्री के लिए और भी बहुत कुछ करना जरूरी है। इसके अंदर कई हमारे मुद्दे हैं जो कई बार हमने बोला है सरकार से, जैसे फाइनेंसिंग जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है। जो रेरा के अंदर कुछ प्रोविजन लाए गए हैं, हालांकि अच्छा है क्योंकि इसमें ये एज ए इंडस्ट्री का फर्स्ट स्टेप है टू बी रिकग्नाइज्ड, लेकिन रेरा के अंदर भी कई चीजें ऐसे हैं जो चेंज होना चाहिए, तभी इंडस्ट्री के अंदर फायदा होगा। लेकिन जैसे आपने पूछा, जो ये पर्टिकुलर बजट है इसके बारे में यही बोलूंगा कि इन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है, लेकिन अभी ये दिस इज बहुत कुछ होना बाकी है, होलिस्टिक अप्रोच बाकी है। ठीक है, अभी बहुत होना बाकी है। ठीक है, एक एक क्विक कमेंट मैं आपसे भी ले लूंगी। प्रशांत सोलोमन जी ने अभी बताया हमें कि किस तरह से एक बूस्टर डोज की तरह पहला कदम जरूर माना जा सकता है, लेकिन और बहुत कदम उठाने होंगे। ऐसे में अजीत मंडोला जी, पहली आपकी टिप्पणी। देखिए, ये एक मेरे ख्याल से इस महीने के आखिर में ये मार्च पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और सरकार ने पूरा ध्यान अपना चुनाव पे लगाया है और ये जो बजट है ये चुनावी बजट कहा जा सकता है। हालांकि इसमें जो घोषणाएं हुई हैं वो पूरी तरीके से मध्यम वर्ग और किसानों को रखकर की गई है। आप अगर चाहे अभी रियल एस्टेट की भी अगर बात करें तो ये मिडिल क्लास को ही ज्यादा लाभ मिलेगा इसमें, 2 घर वाला मामला हो या उसमें किराए पे छूट देने वाली बात हो। उसके अलावा इनकम टैक्स का जो है, और जो इसमें सबसे बड़ी बात हुई है, जो 10 करोड़ श्रमिक जिनका कहा जा रहा है, कामगार वाले, जिनके उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा दिया जाएगा, उनको एक पेंशन स्कीम दी जाएगी। तो कुल मिला के ये लोकसभा चुनाव को ही ध्यान पर रखकर बनाया गया बजट है। अब ये इसका जो लाभ होगा या जो भी मिलेगा उसको तो अभी समय लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल एक मैसेज देने वाली बात राजनीति में होती है। मैसेज दे दिया है, लाभ मिलने में वक्त लगेगा और अगर खुदा ना खास्ता दूसरी कोई सरकार आ जाए तो ये इम्पॉसिबल टास्क भी उसके लिए खड़ा कर दिया है। राम प्रताप जी, आपकी टिप्पणी इस पर। So I would like to add the piece which my fellow panelists mentioned. हिंदी में सर, गुजारिश। हाँ, तो जो 3 P इन्होंने कहे, तो मेरे हिसाब से तो 3 P जो है इज अबाउट पब्लिसिटी, प्रमोशन एंड प्रोपोगेंडा। और मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी इलेक्शन स्पीच दी आज, जिसमें कि एजेंडा जो है सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड था और कहीं भी कोई रियलिस्टिक बात नहीं हुई। इट इज अ क्रूअल जोक ऑन द फार्मर्स कि एज पर ओन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स 1 एकड़ जमीन 1 लाख रुपए सालाना की आय जनरेट करती है, ये इनकम टैक्स का एक्ट कहता है, और आप उसको 6,000 रुपए दे रहे हैं पेंशन। तो I mean it is even 6% of what he's supposed to earn from that. So it's a cruel joke with the farmers and which the farmers will understand. ठीक है विनीत जी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते आप लोगों ने। पहले आप 5 साल इंडिया का बजट देते रहे, अब भारत का बजट दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि चुनाव जीत जाए। जवाब। जैसे उन्होंने कहा कि 6% दे, तो 6% नहीं दिया, शायद आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा या आपका ध्यान नहीं कहता है, या फिर जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि द कलर्ड स्पेक्टिकल्स यू आर वियरिंग डज नॉट अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। उसको नीम कोटेड यूरिया दिया, इसके लिए उसका कॉस्ट कम हुआ है। 2, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने के कारण उसको जो पैसा जा रहा है उसी को जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। ई-नैम जो आया, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी जो आया, उसके अंदर जो बीच में अड़क थे, जिसमें जो बिचौलिया थे, जिसके अंदर भाव बढ़ता था, वो भाव अब नहीं बढ़ रहा है। अगर आपने देखा तो दाल का भाव 165 रुपए से 32 रुपए है। 2014 में 165 रुपए था तूर दाल, आज 32 रुपए के अंदर तूर दाल मिलती है मार्केट के अंदर। उसका कारण क्या है? तो बीच के बिचौलिया को हटाया। फार्म गेट से जो मार्केट गेट तक है वहां तक का रोड बन गया है, बीच से बाजार तक का जो सफर है उसके अंदर के सारे बिचौलियों को निकाला गया। केवी के कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए नए, कृषि विज्ञान केंद्र करने से उनके पास सर आप इस देश में जाइए, मुझे ये बताइए कौन सा किसान कहेगा कि बिचौलियों को आपने खत्म कर दिया? मुझे ये जवाब दे दीजिए, कहाँ से मैडम आपको तूर दाल कितने में मिलती है और 2014 में कितने मिलती है? मैं आपको बात करता हूँ कि हरहर की दाल जो हम यहाँ पे करते हैं, नॉर्थ में कहते हैं, साउथ में जिसको तूर दाल कहते हैं, वो अब आपको कितने रुपए में मिलती है, पहले कितने में मिलती थी? उसके बाद स्पाइक कर देते प्राइसेस, उसके बाद डाउन जरूर हुए, लेकिन किसानों से बहुत सारी पहले बात की, उन्होंने कहा कि हमें बार बार बोला गया, खासतौर से बिहार में जब चुनाव से पहले कि अरहर की दाल आप उगाएं, लेकिन जब उन्होंने उगानी शुरू की तो पता चला कि उनको उसकी कीमत फिर भी नहीं मिल पा रही थी। पीयूष गोयल जी कुछ कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, मोदी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक
सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। साथियों, हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकॉर्ड गति से कम हो रही है। लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके नियो मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। देश का ये बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गति देने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में इस बढ़ते मिडिल क्लास की आशा आकांक्षाओं को कुछ कर दिखाने के जज्बे को हौसला मिले, उसको सपोर्ट मिले, इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं देश के मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की उदारता ही है, उनकी ईमानदारी ही है, कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है, जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है, देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, किसानों के लिए समय समय पर अलग अलग योजनाएं अलग अलग सरकारों ने बनाई हैं, लेकिन ऊपरी सतह के 2-3 करोड़ किसानों से ज्यादा किसान इन योजनाओं के दायरे में आए ही नहीं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है, उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से या 5 एकड़ से कम भूमि है। एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। पशुपालन, गौ संवर्धन, मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है।
तो बजट को कहा जा रहा है ये बीजेपी की तरफ से कि अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी, और 2019 से पहले क्या ये ट्रेलर जनता को पसंद आएगा, ये बड़ा सवाल है। और इस दौरान कांग्रेस के अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अखिलेश जी, मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले चिदम्बरम जी की टिप्पणी आई कि ये बजट तो कांग्रेस के बजट्स की कॉपी है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। ये तो अच्छी बात है, अगर आपको कॉपी किया, फिर आपको गुरेज क्या है, फिर आपको दिक्कत क्या है? नहीं, हम आएंगे तो लाते, ये तो जाते वक्त ला रहे हैं, जो इनके अधिकार क्षेत्र में कुछ है ही नहीं है। 5 साल सत्ता की मलाई काटे और जब चली चला की बेर आई तो किसान याद आ रहे हैं। 5 साल से बैठे हैं, ये वादे आपने तभी किए, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं याद आए? अच्छा, ये प्रॉपर्टी को लेकर सवाल हो सकता है अखिलेश जी, लेकिन एक जहन में सवाल उठता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो आप मानेंगे कि ये बजट अपने आप में अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा चौंका दिया? जी जी जी, तो थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, परेशान मत होइएगा आप। अगर ये बजट अच्छा है तो हमें पहले जाना पड़ेगा पहले बजट पे, क्योंकि पहले बजट में जो वादे किए थे उसका क्या हश्र हुआ। हम सिर्फ हर बजट की तारीफ करके पिछले बजट की उसकी मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम पहले बजट पे आते हैं, तब पता लगेगा कि यह बजट फेक है, यह जुमला है, यह झूठे शब्दबाग है। पहले बजट में था नमामि गंगे। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है और किसानों के फसल के दाम तय करना अब केवल हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसे क्राइसिस के पीरियड में हम किसानों के पीछे खड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और वेलफेयर स्टेट में राजा का ये काम ही होता है कि जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो समस्याग्रस्त है, उसके पीछे खड़े होना। इस बार सरकार ने किसानों के पीछे खड़े रहकर एक संवेदनशीलता का परिचय दिया है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकारना ज्यादा अच्छा होगा। विकास का दर जैसे बढ़ेगा, तो विकास का दर आज पहली बार बढ़ा, इसका मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगी और उसी से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। और अभी जो स्किल डेवलपमेंट है, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा है, रोजगार निर्माण करने के लिए उन्होंने कहा कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो मुझे लगता है नौकरी देने वाले युवाओं की संख्या बढ़ेगी और वो युवा अनेक युवाओं को नौकरी देंगे। और निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, इससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे। मुझे लगता है इसका फायदा निश्चित रूप से बेरोजगारों को नहीं। अभी तक जो परफॉर्मेंस है कि आज तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में करीब 5 गुना ज्यादा काम हुआ है और इसका कारण ये है कि 90,000 गांव और जो ऐसे देहात है वो पक्के रोड से जोड़े गए हैं। मुझे लगता है ये काम दिख रहा है, जिससे प्रगति और विकास में निश्चित रूप से उन गांवों की प्रगति होगी। 1 लाख विलेज को आईटी के साथ, कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है। 34 करोड़ बैंक अकाउंट हुए हैं और पोस्ट ऑफिस का रूपांतर पोस्ट बैंक में हुआ है। तो हमारे गांव भी बदल रहे हैं, गांव की तस्वीरें बदल रही है और देहात का कैरेक्टर कायम रखकर शहर जैसी सुविधाएं देहात में मिले, ये बात जो उन्होंने कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे गांवों का विकास दृष्टि क्षेत्र में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। विनीत गोयनका जी, एक बहुत बड़ा सवाल जिसका हर एक कोई, जो भी मिडिल क्लास का वर्ग है, जिसके आपने टैक्स बेनिफिट्स जिसको देने की कोशिश की है, किसानों को आपने लुभाने की कोशिश की है, लेकिन किसान नहीं चाहता है। और 50 इंटरव्यू दिखा सकती हूं जहां वो ये नहीं चाहते किसान का बेटा किसान बने, वो नौकरी चाहता है। मिडिल क्लास को आपने टैक्स बेनिफिट्स दिए, लेकिन उन्हीं का घर में बेटा अगर पोस्ट ग्रेजुएट है और उसे पीएम के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आहत है। नौकरियों का क्या किया इस बजट में? रेवेन्यू जनरेशन, जॉब क्रिएशन कहां है? ये क्या होता है कि जब आप जनतंत्र में रहते हैं तो कई तरह से नैरेटिव बाहर से निकलते हैं और ये मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि नौकरी नहीं है। मेरे पास 3 आंकड़े, आपको कौन से पहले सुनने हैं मुझे बता दीजिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के सुनने हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सुनने हैं। यानी सबसे पहली बात, इनकम टैक्स कितने लोगों ने भरा? तो हमने देखा कि 82% ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स भरा। वो इनकम टैक्स इसलिए नहीं भरता क्योंकि वो मोदी जी का फैन है, वो इसलिए भरता क्योंकि उसको इनकम आई रहेगी। पिछले साल 70 लाख लोगों का पीएफ में रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी पीएफ में रजिस्ट्रेशन कब होता है? जब लोगों को नौकरी मिलती है। अन्यथा वो राहुल गांधी जी से नाराज है इसलिए उन्होंने पीएफ भर दिया, ऐसा भी नहीं होता है। पीएफ केवल उसी लिए भरा जाता है जब उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी मिलती है। मैं आपको कुछ कंपनियों का नाम लेता हूं और नंबर बताता हूं, अगर गलत होगा तो मुझे इसी चैनल पर फिर से आप बुलाइएगा और अपमानित करिएगा। IKEA करके कंपनी है, 10,000 लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर 8,000 लोगों को किया है। सैमसंग ने 15,000 लोगों को किया हुआ है।
268 मोबाइल एक्सेसरी कंपनीज यहाँ पे खुली है, जिसके अंदर 6 लाख के ऊपर लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया मिला गया है। अगर इसमें से कोई भी नंबर गलत बता रहा हूं तो मुझे बता दीजिए। आपको दूसरा, अभी दूसरी तरफ अभी आपको अगला चीज की पहले बता दो। अखिलेश जी तो अभी तक 2014 में फंसे हुए। मैं आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बताता हूं। कई बार हमारे ग्राम के जो लोग थे, गांव के लोग थे, जो लोग पढ़ाई करते थे लेकिन उनको कहते हैं कि वो नौकरी नहीं करना चाहेंगे, खुद का व्यवसाय करना चाहेंगे। एक उदाहरण आपको देता हूं, 3 व्हीलर का, ऑटो रिक्शा का। ऑटो रिक्शा जनरली जो होते हैं खरीदा जाता है लेकिन चलाते 2 लोग हैं, 2 लोग उसके ऊपर काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सन 2015 के अंदर 5,32,626 नए ऑटो रिक्शा ज्वाइन किए गए। 16 के अंदर 5,38,208, 18 के अंदर 6,35,000, ऐसे पूरा डेटा में 27 लाख नए रिक्शा। बात करता हूँ 27 लाख ऑटो बताइए, मिडिल क्लास का परिवार अगर कोई है और पोस्ट ग्रेजुएट है, उसे पीएम की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, या ओला, उबर या ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। मैंने आपको पहले जो बताया था, सैमसंग के अंदर काम करेगा, ओला में काम करेगा। ये क्वालिटी ऑफ जॉब्स नहीं है। आईटीआई में जो काम करेगा, आईबीएम में काम करेगा, इन लोगों को क्या ये नौकरी है? ये तो अच्छी नौकरियां है। 28,000 की जॉब क्रिएट हुआ है इंडियन रेलवे। एनएसएसओ का डेटा बाहर आया नहीं है सर। और ईपीएफओ की जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उस पर सवाल उठाए हैं कि उसमें नॉर्म्स बदले गए थे और न्यू रजिस्ट्रेशन हुई है, कई जगह पे डुप्लीकेशन है, क्योंकि ये कंपनीज को आपने बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने की, टैक्स बेनिफिट्स देने की जब से घोषणा की तो रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पहले जो होता था 20 थे, अब वो 10 एम्प्लॉयज वालों को भी रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो डेटा सर्कुलेशन में है, वो बस उसकी एक जगलरी हुई है। ये भी बहुत इकोनॉमिस्ट का कहना है, लेकिन अखिलेश जी आपको रिबटल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अखिलेश जी वो कह रहे हैं जॉब क्रिएट हुई है, आपको दिखती नहीं है। जवाब नहीं, केवल एक आदमी बेरोजगार हुआ। अखिलेश जी बोलने के पहले बताता हूं कि पहले हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक मनमोहन सिंह जी का चश्मा मेरे पास नहीं है, इनके पास वो चश्मा है, गले पट्टी और पट्टे वाले लोग हैं, आंख में पट्टी, गले में पट्टा। उनको बीच में कोई बोल रहा है क्या? नहीं तो 600 नौकरियों पे 25 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, सारे मानक, चाहे रिजर्व बैंक का हो, सर पढ़ाई तो आपने करवाई थी, आपके जो लोग पास हुए थे, जो आज ग्रेजुएट हुआ है, स्कूल तो उसी में गया था जहां पे यूपी की सरकार इतने बस स्कूल के अपने पैदा किए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था मान्यवर, व्यथित न हो। देखिए सब कुछ आपने किया है। ये धरती पहले मोदी जी के आने के पहले धरती चपटी थी, मोदी जी ने गोल कर दिया। ये धरती पे पानी नहीं था, मोदी जी ने पानी भर दिया। क्वालिफिकेशन केवल ये कि वो फिरोज का पोता है, नहीं थी, मोदी जी बर्फ सुनिए क्यों व्यथित हो रहे हैं, क्यों व्यथित हो रहे हैं मेरे भाई, क्यों व्यथित हो रहे हैं? पॉलिटिकल नहीं, मैंने गिनाया, यही पीड़ा बता रही है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, यही पीड़ा आपकी बता रही है। मैंने कहा ना, किसी की विश्वसनीयता ना अपनी हो तो पहले उसके पहले बजट कर देख लो ना। हम बजट बहुत अच्छा, बजट बहुत क्या होता है कि हमारे सामान्य, चलो कमिटमेंट आपका बड़ा अच्छा, कमिटमेंट पूरा कितना होगा, बेटा, क्योंकि फिर हम मानेंगे ना मौका दिया यार। इन्हीं से आपके यहाँ पे सामान्य नागरिक जो है, इन्हीं से बात करा क्वालिफिकेशन इधर उधर नहीं जाएंगे। देखिए ये आम जनता देख रही है, वो चाहते हैं कि उनके मतलब का डिस्कोर्स हो, उनको ये बजट समझ में आए कि आंकड़ों की जगलरी नहीं समझती आम जनता, वो जानना चाहती है कि क्या हुआ है बजट में। अखिलेश जी आपके ऑब्जेक्शन करना चाहूंगा, ठीक है बिल्कुल आप भी आइएगा। अखिलेश जी क्विक रिबटल। अरे मैं बता रहा हूं, देखिए सबको पता है, सुनिए, देखिए सबको पता है सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है और वो आंकड़े जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसको बंद कर रखा है, उसको देने नहीं दे रहा है। सीएजी तक पे इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, ये सबको पता है। हम ये कहते हैं कि आज 950 का सिलेंडर क्यों मिल रहा है? 430 था तो आप लोग बोलते थे कि महंगाई डाइन है। पेट्रोलियम के दाम आपने 18 लाख करोड़ रुपए कमा लिए 5 सालों में, एक्स्ट्रा कमाई करके, उसका दाम क्यों नहीं कम किया? किसान को जो खाद 400 रुपए की मिलती थी 4 साल पहले, डीएपी हुआ 1350 की है, आपकी 50 किलो की जगह पे 45 किलो का बोरा कर दिया आपने। जो 150 रुपए का यूरिया था 296 रुपए का है, वो भी 45 किलो कर दिया आपने। डीजल जो है 40 रुपए 37 रुपए का डीजल था, वो डीजल आज 70 रुपए है। उसका ट्रैक्टर पंपिंग सेट कैसे चलता है? बिजली का यूनिट बढ़ता चला गया। आप जो देना चाहिए था बजट में, वो आप कुछ नहीं दे रहे हैं, जगलरी कर रहे हैं। और हम कैसे मानने के मिलेगा ही? विनीत जी एक नहीं मिला, क्योंकि जैसे ये बजट आया किसानों की प्रतिक्रियाएं आई, उन्होंने कहा कि 6,000 रुपए कुछ नहीं होता है, हमें खैरात नहीं चाहिए, हम डीजल के ऊपर निर्भर हैं। आपने डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, डबल हो गए पिछले 5 साल में। उसका एक क्विक जवाब दे दीजिए, फिर राम प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गन्ना किसानों का 6,000 जो खरीद होती है ना, पैडी खरीद होती है, 6,000 रुपए जो है वो उसको एडिशनल दिया गया है।
नीम कोटेड यूरिया देने के कारण यूरिया बाहर लीकेज में जाती नहीं, उसी को मिलती है। डीजल सब्सिडी, हाँ डीजल देखिए ना आप, बाकी जो बेनिफिट्स मैं पूरा आपको गिना देता हूँ। ई-नैम आने के अगर उसका जो माल है वो बिकेगा सीधा, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट है। आयुष्मान भारत के अगर उसका खर्चा नहीं होगा मेडिकल का, उसको हमने ध्यान में रखा हुआ है। फार्म गेट तक रास्ता गया है, ग्रामीण सड़क जो बने, अगर अपने भारत के अंदर ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो सड़क ग्राम ग्राम तक बनी हुई है। अखिलेश जी जो है वो डेटा लाते हैं उनके बचपन का और मेरी जवानी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सर अभी 2019 चल रहा है, आप 1968 के रेट से ना कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैं आपको फिर भी बता देता हूं सर कि 8 मेरे पास डेटा पॉइंट है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है। ये मैंने नहीं छापा है, मेरे पास कागज है और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन लाई हुई है। कोल प्रोडक्शन जो है सर जो है 10.33% जो है बढ़ा हुआ है। अगर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अगर आपने देखा है तो 8.9% बढ़ा हुआ है। अब ये जो सारा डेटा अगर पढ़ने जाए तो 1 घंटा लगेगा सर, आप उतार लेना वेबसाइट पर। डेटा से मतलब नहीं है, जब मैं पेट्रोल या डीजल भरवाने जाती हूँ, जब डीजल किसान अपने ट्रैक्टर में डालना चाहता है तो उसको डबल कॉस्ट देनी पड़ रही है। बताता हूँ, किसान जो है तो हरहर की दाल का भाव ज्यादा ले रहा है और कस्टमर को कम कॉस्ट लग रहा है। कारण एक ही है कि बीच के लोगों को हमने हटाया। दुख कहां पे है? फिरोज भाई के पोते और पोतियों को बुलाले के पैसे नहीं आएंगे। एक छोटे राम प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे, माफ कीजिएगा मुझे सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद आप ही कंटिन्यू करिएगा ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जल्द लौट रहे हैं।